तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं इसके टाइप्स देखे थे। तो ये दो टाइप के थे, नॉन होमो और होमो। तो नॉन होमोजीनियस जो हैं वो थे जिसमें कि जैसे 3x + 2y = 5 या 2x - 3y = 7। कहने का मतलब ये है राइट साइड में टर्म होंगी। इन जनरल हमने इसे डिफाइन किया था ax = b में b नॉट इक्वल टू 0 हो, ये वाली चीज़ 0 ना हो तो उस केस में नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। और वजह क्या थी इसकी? वजह ये थी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 1 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर तो सेम पावर है, लेकिन यहाँ पर लीनियर होने की वजह से यहाँ पर सेम है, लेकिन राइट साइड से वो मैच कराएंगे तब जाके पूरी इक्वेशन में जो है वो सेम नहीं रह जाती पावर, इसलिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहा गया। होमोजीनियस में क्या होता है? राइट साइड में जो है वो इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब है इक्वेशन में जितनी भी टर्म है, एक दो टर्म है और दोनों की जो है पावर 1 1 है, तो इसलिए ये होमोजीनियस सिस्टम पहुँच जाता था। फिर हमने सॉल्यूशन के टाइप्स भी देखे थे कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो सॉल्यूशन में एक था यूनिक सॉल्यूशन, केवल सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और बाकी और कोई वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगी सिस्टम को। एक था हमारा पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये था कि बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। और तीसरा था नो सॉल्यूशन। तो अगर हम सिस्टम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली छोटी क्लासेस में वही इक्वेशन दी जाती हैं जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ये सब चीज़ें क्लास 6 7 8 में 9th में ये सब नहीं दिया जाता है कि मतलब इस तरह के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने लगे या नो सॉल्यूशन होने लगे। ये हायर क्लासेस में आपको जो है वो बताया जाता है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देखे थे। फिर हमने देखा था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे बस, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, तो हमारा जो ये सिस्टम है, सॉरी ये तो सॉल्यूशन लिखा था मैंने, ये सिस्टम जो है जिसको सॉल्व कर रहे हो आप, ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। और अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो तो फिर ये इनकंसिस्टेंट, इसको हिंदी में संगत कहते हैं और इसे हम असंगत कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो तो उस केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देखी थी। आज हम देखेंगे कि इसमें से जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस क्या होंगी। मैंने जो हेडिंग डाली है कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब इनको आप इन नॉन होमोजीनियस की कंसिस्टेंसी कैसे पहचानेंगे। भाई कंसिस्टेंसी आप देख लेंगे तो नॉन इनकंसिस्टेंसी तो पता ही लग जाएगी ना आपको। भाई जिन कंडीशंस में वो कंसिस्टेंट होता है वो कंडीशन न सेटिस्फाई हो तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो केवल कंसिस्टेंसी लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कंसिस्टेंसी ही चेक करेंगे, नॉन कंसिस्टेंसी यानी कि इनकंसिस्टेंसी भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। और उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो चीज़ यहीं पे बताना ज़रूरी है इस टॉपिक के साथ, तब जा कर के ये इसके जो कंसेप्ट बताएंगे वो और क्लियर हो पाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज का लेक्चर। ये पुराना था जो मैंने रिवाइज करा दिया। इसको रेखीय समीकरण निकाय, रेखीय समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन, निकाय मतलब सिस्टम, और असमघात है ये, असमघात रेखीय समीकरण निकाय की संगतता, ये टॉपिक है। इसको ये हिंदी में बोलेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कंडीशन, इसी में कंडीशन लग जाएगा, और कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इतना यहाँ तक आप लिख दीजिए तो ये आपका इसके अंदर की हेडिंग हो जाएगी। असमघात रेखीय समीकरण निकाय की संगतता का प्रतिबंध, ये हिंदी वाले बच्चे लिख लें। देखिए हमने इस बिल्कुल, आप देखिए वीडियो जा कर के, तो रेखीय समीकरण क्या है, फिर उसका निकाय क्या है वो भी हमने पढ़ा, फिर असमघात क्या है वो भी पढ़ा हमने, और संगतता भी पढ़ी है। सब कुछ चीज़ें मिला के तब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप कोई भी कंसेप्ट को छोड़े ना, जितना बुक में दिया है उतना कम से कम उतना तो करें ही करें। हर चीज़ जो दी है बुक में वो किसी पर्पस से दी है। अब आप उसे स्किप कर जाएंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ से डगमगाने लगेगा आपका कंसेप्ट। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक समीकरण निकाय ax = b है।
मतलब जो आपको इक्वेशंस दिए हैं आपने उससे डिटरमिनेंट वो मैट्रिक्स फॉर्म में उसको लिख लिया है, जहाँ कैपिटल ए जो है वो गुणांक आव्यूह है। अगर हम ए के साथ बी को भी एलिमेंट लिख लें तो मैंने पहले ही बताया है ये आपकी संवर्धित आव्यूह कहलाता है। संवर्धित आव्यूह मतलब बढ़ा दिया, वर्धन उसका हो गया, या फिर इसे इंग्लिश में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अगर आप रो ए लिख दें तो आपको पता होना चाहिए रो मीन्स रैंक के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके जो है वो गुणांक आव्यूह जो है ए की रैंक है, ए की कोटि है, रैंक ऑफ ए। और अगर हम रो ए कॉलन बी लिखते हैं तो ये ए डॉट बी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की कोटि बन जाती है, कोटि कहलाती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कोलन बी। और n स्मॉल n मान लिया जो है वो अज्ञात राशियों की संख्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। और ये n कहाँ से मिलेगा आपको, इस x, ये x होगा ना इस तरह से डिटरमिनेंट, एक मैट्रिक्स होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स, तो इसका जो ऑर्डर होगा जैसे n क्रॉस 1, वो n जो है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अगर आपको पता करना है तो वो इस x के ऑर्डर से आपको पता लग सकता है। ये चीज़ें ज़रा नोट करिए और इसमें से मुझे बताइए ये मैट्रिक्स आपको याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। सर एक बार हेडिंग से बोल दीजिए प्लीज़, ठीक। और n नंबर ऑफ़ अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कल जो हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम होते हैं, तो आज हम सबसे पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम देख रहे हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि बी में एलिमेंट्स होंगे, ज़ीरो नहीं होगा। ये बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तभी उसको नॉन होमोजीनियस कहा जाता है। तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, कब इसका सोल्यूशन होगा और कब नहीं होगा, और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये तो हेडिंग थी। अब हमने पहला आर्टिकल जब बनाया तो उसमें हमने ये लिख दिया कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ। ये जो कंडीशन फॉर है ये आज के टॉपिक में नहीं इंक्लूड है, ये उसके अंदर डिटेलिंग में जब जाएंगे तो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस सिस्टम अगर हमारे पास है तो उसकी संगतता के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए क्या कंडीशन होती है, ये पढ़ना है हमें। हमने हिंदी में भी लिखा है असमघात रेखीय समीकरण निकाय, यानी कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की संगतता, कंसिस्टेंसी की कंडीशन, प्रतिबंध उसका, वो हमें देखना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने जो मतलब दिया है वही लिखा है, अभी हमने कोई कंसेप्ट नहीं देखा। हमें दिया है एक समीकरण निकाय Ax इक्वल टू बी, हमने शॉर्ट में ही लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर हम डिटेल में सब इक्वेशंस लिखते तो और कॉम्प्लिकेटेड दिखता। इसके अंदर A हमारा गुणांक आव्यूह है। देखिए हमने x और b के बारे में नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है वो, ठीक है ना। A गुणांक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और A के साथ अगर B के कॉलम और लगा लें, जैसे मान लिया सपोज करिए 3/3 की ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे डैश 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 कोलन कोलन, तीन रो है तो 3 कोलन लगाइए, और यहाँ पे फिर कांस्टेंट टर्म जो राइट साइड में 3 5 6 है जैसे, तो वो मिला के रख दीजिए, तो ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पे मैंने वही संवर्धित आव्यूह यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है। और A की कोटि रो है, रो ए की कोटि है, और रैंक A कोलन B यानी कि जो मैट्रिक्स ये ऑगमेंटेड बन रही है उसकी रैंक जो है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और n जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं कितने इक्वेशन में, और अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपको नहीं पता है देखने में तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये जो x है ये अननोन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स में जो ये नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे, मतलब ये चीज़ आपका नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बनेगा। अगर इक्वेशंस दी हैं तो उससे पहचान सकते हैं आप। 3x + 2y + 5z = 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से x y z यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 हो जाएंगे।
इक्वेशंस दी हैं तो उससे पहचान सकते हो आप। और अगर मान लिया सपोज करिए इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है तो उस एक्स मैट्रिक्स का जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ रोज़ है यानी कि पहला एलिमेंट वो आपका अज्ञात राशियों की संख्या यानी कि अननोन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इतना सब जब आपको पता है, ठीक है ना, तो अब हम उसकी कंडीशन लिख रहे हैं। ये माना करके ये सब हो गया, देन हम आ रहे हैं अब। तो अब आपके पास तो कॉपी पे ये लिखा हुआ है सब, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए उसको लिखने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें कॉपी में लिखी हैं आपकी, ये आप वहीं से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मेन चीज़ अब आई है जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे थे। हम इतना सब पूरा इंट्रोडक्शन बता डाला मैंने, मेन चीज़ जो है वो टॉप पे अब आई है। देन करके समीकरण निकाय ax = b संगत होगा यदि और केवल यदि आव्यूह a और आव्यूह a:b, मतलब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है की कोटि बराबर हैं। इसका मतलब रो ऑफ a = रो ऑफ a:b, ये अगर बराबर हैं तब जाके आपका समीकरण निकाय संगत होगा। यदि और केवल यदि मतलब इसी के उससे आपको डिफाइन हो जाएगा कि हाँ हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है। अगर रैंक बराबर आती है तो उस केस में कंसिस्टेंट होगा, और अगर नहीं बराबर आती है तो उस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट के लिए मैंने बताया था कि अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन ना अप्लाई हो तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपको चेकिंग करनी है इस चीज़ की तो आप रैंक रो की निकालिए और रैंक एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालिए। अगर बराबर आती हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो संगत होगा, और नहीं बराबर आता है तो उस केस में नहीं होगा संगत। बल्कि यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये तो खैर देखिए कंडीशन है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं कि रैंक निकालिए बराबर आती हैं तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज़ नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास ये कंडीशन आ गई है कि समीकरण निकाय संगत होगा। अब संगत होने में दो केस होते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और एक आपका जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट और उसकी कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो ये तो आपकी कंडीशन वो हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं नाउ केस फर्स्ट, अद्वितीय हल के लिए। तो इसमें लिखेंगे हम समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा यदि रो a = रो a:b n। कहने का मतलब है रैंक बराबर आए। ये कंडीशन तो पुरानी ही पुरानी है। जो आपकी रैंक आई है वो अगर नंबर ऑफ अननोन नंबर्स जो हैं, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, उनकी संख्या के बराबर आती है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। आप ध्यान से देखिए, रो a = रो a:b, इससे तो आपको ये पता लगेगा कि इनफाइनाइट भी हो सकता है सॉल्यूशन और यूनिक भी हो सकता है। लेकिन अगर रैंक जो है वो n के बराबर निकली है फाइनली, तो उस केस में आपका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। इतनी कंडीशंस जो है वो कंसिस्टेंसी के लिए है, और ये पूरी की पूरी कंडीशन अगर देखें तो कंसिस्टेंसी होने के बाद यूनिक सॉल्यूशन होने की ये कंडीशन है। केस सेकंड डाल दीजिए, अनंत हल के लिए। अनंत हल के लिए इंग्लिश वाले बच्चे लिख दें फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें भी ऐसी लैंग्वेज लिख दें, समीकरण निकाय का हल अनंत होगा यदि रो a = रो a:b। देखिए ये रैंक तो बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और ये लेस देन n हो जाए हमारे पास, तो उस केस में जो है हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं इन कंडीशंस को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, शायद उससे ये कंसेप्ट आपको समझ में आए कि हाँ भैया एक्चुअली किया गया जा रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी।
सपोज़ करिए आपके पास इक्वेशंस हैं 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल टू 3 और 5x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपके पास है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं आपके 3, 1 2 3, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं। सर n ग्रेटर हो गए तो मैं बता रहा हूँ वही चीज़, आप देखिए खुद ही आप कहोगे कि हाँ ये इसलिए ऐसा हुआ। कभी आपने अगर पहले कभी ऐसा कुछ पढ़ा है कि मैथमेटिक्स का नॉर्मल रूल होता है कि जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हों उतनी ही नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हों, तो उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कहीं कुछ ऐसा देखा है? नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो है नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के बराबर होने चाहिए। जैसे 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। आपने शायद फिज़िक्स में डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा होगा, मतलब विमीय विश्लेषण में पढ़ा होगा कि वो एक जब किसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, जैसे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर m टू द पावर b g टू द पावर c है, तो इसमें बाद में कंपेयर होकर के कुछ वो a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 1 ऐसे करके 3 इक्वेशन बनती हैं। तो इसमें कहा जाता है कि अगर जैसे 4 चीज़ों को वो करना है, l टू द पावर l टू द पावर m टू द पावर b g टू द पावर c और सपोज करिए ईटा टू द पावर d है, तो फिर कहने का मतलब है 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल हो जाएंगे और 3 इक्वेशन बनेंगी, इसलिए हमारा सिस्टम सॉल्व नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा करके लिमिटेशंस पढ़ी है डायमेंशनल एनालिसिस की, विमीय विश्लेषण की कमियों में आता है ये। तो ये चीज़ हमारी वही चीज़ आप देखें यहाँ पे अब निकल के आएगी, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया सपोज़ करिए हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसमें बनेगी 3 2 5 2 3 7 और 5 2 -7, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी। अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब है कि ए के साथ बी, तो वो 3 2 5 2 3 7 5 2 -7 और 5 3 7, ये दूसरी मैट्रिक्स बनेगी। अब मान लिया सपोज़ करिए आपको दोनों की रैंक पता करनी है, क्योंकि कंडीशन हमारे पास है कि रो ए इज़ इक्वल टू रो ए कॉलन बी हो, मैट कोफिशिएंट और ऑगमेंटेड की रैंक बराबर हैं, तो हमारा सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल है। प्राइमरी कंडीशन यही है, एलिमेंट्री टेस्ट जो है वो यही है कि पहले तो आप ये चेक करो कंसिस्टेंसी है कि नहीं, और जब कंसिस्टेंसी है तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कंपैरिजन करो। तो उस केस में मान लिया सपोज़ करिए अगर वो n के बराबर आया, इक्वल टू n आया, तो हमारा यूनिक सोल्यूशन, और लेस देन n आया तो फिर हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो देखिए ज़रा इसकी रैंक पता करने की कोशिश करते हैं, और रैंक पता करने के लिए इसमें अब हम क्या करेंगे, माइनर मेथड नहीं लगाएंगे, आप या तो इकोलन फॉर्म मेथड लगा दीजिए, मतलब सोपानक रूप में परिवर्तित कर दीजिए, या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे सोपानक रूप ही रहता है, ठीक है ना। तो मान लिया सपोज़ करिए आपने सोपानक रूप करने स्टार्ट किया, और लेट सपोज़, मैं एग्जैक्टली नहीं कर रहा क्या हो रहा है, ये आपके ये 0 आ गए बस, और इसको आपने 1 1 कर लिया, ठीक है ना। वही चीज़ जब आपने इस पर अप्लाई करी तो देखिए इतना पार्ट तो वही है, ये तो वही है, तो पता लगा यहाँ भी ऐसा हुआ, ये आपने 1 1 कर लिए, ये 1 कर लिया, 0 0 0, और ये जब कर रहे होंगे तो 7 चेंज होके मान लिया -3 या कुछ आ गया इस तरह से। तो ये केस क्या है बताइए। अब इसमें आप रैंक चेक करिए, रैंक रो ए क्या है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, तो रैंक आई 3। यहाँ पे देखिए रैंक क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, तो 3, यहाँ भी रो ए कॉलम बी, यहाँ भी 3 है, रैंक बराबर है। रैंक बराबर है इसका मतलब, रैंक बराबर है इसका मतलब क्या है, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। और जो रैंक बराबर है ये 3, वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बराबर है, तो इक्वल टू n है, इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको उसी तरीके से, ये रैंक मेथड से कन्वर्ट करके, और आपके x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सिंगल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल आपका, आप इसे समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या हुआ होगा, आपकी कोफिशिएंट की रैंक और इसकी रैंक, ऑगमेंटेड की रैंक बराबर आई होंगी, और वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बराबर हुई होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी कोई भी नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो ज़ीरो में नहीं कन्वर्ट हो पाई। ये कंडीशन आपके दिमाग में बैठ गई
कि कोई भी रो आपकी पूरी तरह से ज़ीरो नहीं हो पाई, तो उस केस में जो है वो आपका जो है रैंक जो है उतनी ही रही जितने की इक्वेशंस थी। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशन सेम है, इसलिए कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरा केस समझिए, मान लिया सपोज करिए रैंक चेक करते करते और ये चीज़ भी ज़ीरो हो गई पूरी, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़, ये जब यहाँ ज़ीरो हो गई तो यहाँ भी ज़ीरो हो गई, सपोज ये भी ज़ीरो हो गई। तो अब आप देखिए नॉन ज़ीरो रोज क्या बची 2, इसमें भी नॉन ज़ीरो रोज क्या बची 2, तो 2 2 बराबर है, तो सिस्टम अभी भी कंसिस्टेंट है। लेकिन अब जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, उससे कम हो गई है। तो उस केस में अब यहाँ पर जो है वो आप देखिए आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और यहाँ से भी देख लीजिए, तब जब आपकी 2 ही इक्वेशन इसका मतलब काम की हैं, तो 2 इक्वेशन है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो उस केस में भी आप जानते हैं, पुराने तरीकों से भी जानते हैं कि आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएंगे। आप बताइए मुझे समझ में आ रहा है कि किस किस तरह के केस बन सकते हैं। इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं भाई हमें। और एक केस ऐसा हो सकता था कि सपोज करिए इसमें तो ये रो ज़ीरो बन गई, इसमें भी ज़ीरो बन गई, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो पाया, यहाँ पे अभी भी 3 है। तो ऐसे में जब हम क्या करेंगे कि जब हम निकालेंगे वैल्यूज़, तो देखिए इसकी रैंक तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो 2 आई और इसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो 3 आई। तो अब देखिए ये रैंक ही बराबर नहीं है, रैंक ही बराबर नहीं है, तो फिर ये सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। पहले तो ये चेक किया जाएगा इक्वल होना चाहिए, फिर उसके बाद n से देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 है और जो ये आपका क्या बोलते हैं इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी रैंक जो है वो 3 है। तो पहले ही ये डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब सिस्टम ही हमारा सॉल्व नहीं होगा, हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अब एक और बात पहले मैं बता दूं आपको, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आप देख रहे हो, ये पूरी चीज़ अंदर इसके इन्वॉल्व है ही। तो हम क्या करते हैं, केवल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही लिखते हैं इसे केवल, और उसी से दोनों चीज़ें देख लिया करते हैं। भाई आप एक बार ये करो फिर एक बार ये करो, तो वो ऑपरेशंस जो इसको 0 0 लाने के लिए होंगे, वो यहाँ भी तो 0 0 लाने के लिए वही ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हम केवल ऑगमेंटेड की मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, मतलब ऑपरेशंस जो हैं इसको सोपानक रूप में या इकोलन फॉर्म में केवल इसे चेंज करते हैं और फिर कंबाइंडली देख लेते हैं। भाई इसी में इतना देख लीजिए, इसके हिसाब से देख लीजिए तो ये ए है, और पूरे के हिसाब से देख लीजिए तो ये ए कोलन बी ऑगमेंटेड हो गई। तो इसलिए रैंक चेक करते टाइम क्या करा जाता है, केवल ए कोलन बी पे ही ये ऑपरेशन से अप्लाई करे जाते हैं। इसी से आपको ए की भी रैंक देखने को मिल जाती है और इसी से आपको ऑगमेंटेड की रैंक भी देखने को मिल जाती है। तो अब ये तो रहे हमारे कंसेप्ट्स आज के लिए, और अब हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। कंडीशन ख़त्म हो गई है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है। देखिए कंडीशंस तो 4-5 लाइन की हैं, लेकिन आपको दिमाग में कैसे बैठाते हैं वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, और उसी से डिसाइड होता है कि आपके दिमाग में कितनी देर तक रहेगा और कितनी आसानी से आप किन क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई कर पाओगे। रैंक एक मतलब उसकी निकालना शुरू करेंगे आर्गुमेंटेड की, और उसी से हमें ए की भी रैंक निकाल जाएगी, क्योंकि वो सारे का सारा काम उसके अंदर तो हो ही रहा है। क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि समीकरण, सिद्ध कीजिए कि समीकरण 2x + 2y + 5z = 11। दूसरी इक्वेशन है x - 4y + 6z = 4। 3x + 11y, 3x + 11y + 13z = 30 संगत हैं, संगत हैं, फुल स्टॉप। इनका हल भी ज्ञात कीजिए। तो संगत हैं तो इसका मतलब ये होगा कि रैंक दोनों की बराबर आएगी, कोफिशिएंट और उसकी रैंक बराबर आएगी। अब यूनिक सॉल्यूशन होता है या नहीं होता वो बात की बात है, वो चेक करने पे पता लगेगा कि रैंक कहीं ऐसा तो नहीं नॉन ज़ीरो रो, सारी एक रो ज़ीरो आ गई नीचे, तो पता लगा रैंक जो है उससे कम हो जाएगी कोई नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त निकाय को पहले हम लिख लेते हैं क्या, ax = b के रूप में लिखने पर, आप लोग साथ साथ करते रहिए क्योंकि मेरे पास बोर्ड है तो मुझे मिटाना पड़ेगा,
है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कम कम ही लिख पाऊँगा यहाँ पे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो A का मतलब 2 2 5 हो जाएगा, और x -4 6 3 11 13, x का मतलब x y z और इज इक्वल टू 11 4 30। मतलब पहले तो आपको ये देख लेना है कि ये सब ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस का केस है, इसका मतलब ये वाला तरीका लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये थोड़ा ना बताएंगे क्वेश्चन में कि ये आपकी नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस है। आपको सबसे पहले तो यही टेस्ट करना है कि ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस है तो इसलिए उसका केस हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब हमने ये मैट्रिक्स लिख ली तो यहाँ पे आपका ये A हो गया, ये X हो गया, ये B हो गया। अब हम A और B की हेल्प से सीधे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी A कॉलन B इज इक्वल टू, ये होगी जा करके आपकी 2 2 5, अरे ये X क्या लिख दिया मैंने, ये तो 1 होगा ना। तो 2 2 5 1 -4 6 3 11 13 कोलन 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 11 4 30, ये जो है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना। अब देखिए, अब हम रैंक निकालने पे शुरू हो जाते हैं। तो रैंक के लिए क्या है, इकोलन फॉर्म इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, सही कर दिया मैंने। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ 1 लाना है और 1 यहाँ पर है। तो आप क्या करिए, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए। आप लोग लिखिए ज़रा इस चीज़ को दोबारा से, R1 R2 को R1 की जगह, इसको इसकी जगह, ताकि 1 ऊपर आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 1 -4 6 1 -4 6 और 4, ये आ गया ऊपर, और ऊपर वाली चीज़ें आ गई नीचे। 2 2 5 और 5, इस तरह से बना। मैंने ये ऑपरेशन उसी पे कर दिया है, और ये वाली मैट्रिक्स अब आपकी ये बन जाएगी इस तरह से, इक्विवेलेंट टू का साइन लग जाएगा। अब देखिए आपको ये ज़ीरो बनाना है, ये भी ज़ीरो बनाना है इकोलन फॉर्म के लिए। तो R2 में क्या करिए, टेंड्स टू R2 में से इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2R1, और इसमें क्या करिए, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R3 3R1, R1 का ट्रिपल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और R1 का डबल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 होगा, ठीक ठीक। 5 की जगह 11 है, अच्छा ठीक है 11 है। ये आप लोग कॉपी पे अपनी डिटेल से सॉल्व करते रहिए, कुछ मतलब मेरे से मिस्टेक हो जाए, क्योंकि शॉर्ट लिखने के चक्कर में इधर से उधर गड़बड़ हो जाती है। इन दोनों ऑपरेशंस को अप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ 0 0 आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा बुक से लिख दूँ। ये है आपका 1 -4 6 4 0 1 -7/10 0 10 0 10 -7 कोलन 3 और 0 25 ये 23 है, 23 -5 18। देखिए इतना आ रहा है। देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म वाले अगर प्रैक्टिस कर ली है आपने क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले यही काम किया जाता है, यहाँ 1 लाओ और फिर जितना जितना नंबर है उससे इनको सब्ट्रैक्ट करो R1 को, ताकि यहाँ पे 0 बन जाए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करें, हर क्वेश्चन में अलग सोचना है ना। एक कॉमन जनरल मेथड है, उसको आप अप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 1 लाने हैं, तो आप क्या करिए, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, 1 हो जाएगा यहाँ, और R3 टेंड्स टू R3 डिवाइड बाई 23 कर दीजिए, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी में लिख देता हूँ, ये 1 हो गया, ये डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 1 हो गया डिवाइड बाई 23 डिवाइड बाई 23,
कट तो रहा नहीं कुछ। इक्वलन फॉर्म के लिए देखिए क्या चाहिए यहाँ, ये 1 1 चाहिए था ना, और बाकी ये 0 चाहिए हमें। तो अब आप क्या करो, इससे R3 से R2 सब्ट्रैक्ट कर लो। R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। 23 इक्वल टू 0 नहीं बनाएंगे रैंक 3 के लिए। 23 इक्वल टू 0, इसको अगर आप इसे छेड़ने लगे तो ये 1 चेंज हो जाएगा आपका, ये है प्रॉब्लम। भाई ये आप ये कह रहे हो ना, इसे 1 बना दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जब इसे 1 बनाने लगोगे तो आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे आने लगेगा, वो नहीं कर पाओगे आप। वो सोचने में लग रहा है ना कि जो तरीका हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया वही अब आगे करते चले जाएं, आप करोगे नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 है ना वहाँ पे। ये इसलिए अप्लाई हो जा रहा है क्योंकि ये 0 0 पहले से मौजूद है, आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन 0 पे। तो जब आपने ये क्या R3 10 माइनस R2 कर लिया, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आता है। मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 4 6 कोलन 4 0 1 माइनस 7 अपॉन 10 कोलन 3 बाई 10 0 0 1 1 1 अपॉन 230 और कोलन 1 1 1 अपॉन 230। तो अब देखिए आपका ये इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया है, और अगर हम इतने की रैंक देखें तो भी नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हैं, और अगर पूरे को देखें तब भी नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हैं। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी है। इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। तो लिख लीजिए इसमें, चूँकि ए में अशून्य पंक्तियाँ 3 तथा ए कॉलन बी में अशून्य पंक्तियाँ, मैंने एक ख़ास वजह से अभी नहीं मल्टीप्लाई किया है, एक्चुअली बुक वालों ने ऐसा कर रखा है, ठीक है। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इस तरह से करेंगे तो कैसे आएगा, और अगर वो चीज़ कर भी देंगे जो आप कह रहे हो, वो चीज़ अगर कर भी दी तो भी फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये चीज़ टेस्ट करने के लिए मैं बिल्कुल बुक के हिसाब से चल रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग अब बाद में जो है मुझे करके बताइएगा कि अगर हम वो ऑपरेशन भी कर दें यहाँ पे 230 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 1 1 कर दें, तो उस केस में भी क्या वही आता है या नहीं, ठीक है ना। तो 3 3 अशून्य पंक्तियां हैं, अतः रो ए इज इक्वल टू रो ए कॉलन बी। अतः दिया गया, ये हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था ना, सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय संगत है। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अब देखिए संगत है तो सॉल्यूशन कैसे कैसे हैं इसके, इनफाइनाइट हैं या यूनिक हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं यहाँ पे, तो हम लिख देंगे। तो ऑल्सो वी सी, ये 3 आई है ना रैंक, वी सी दैट रो ए इज इक्वल टू रो ए कॉलन बी इज इक्वल टू एन। हेंस दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब बात आती है सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देखिए जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट बना था, उस मैट्रिक्स फॉर्मेट में जो गिवन मैट्रिक्स थी वो तो चेंज होकर ऐसी आ गई। तो हम अब लिखेंगे नाउ न्यू फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी का नया फॉर्मेट क्या होगा, तो नया फॉर्म ये हो जाएगा कि आप जो है वो यहाँ पर जो है वो ये वाली मैट्रिक्स कोफिशिएंट वाली लिख दोगे, मतलब 1 माइनस 4 6 1 माइनस 7 अपॉन 10 और 1 1 1 अपॉन 230 0 0 और एक्स वाई जेड ये रहेंगे, और यहाँ से आपका क्या होगा 4 3 बाई 10 एंड 1 1 1 बाई 230। ये आपका नए फॉर्मेट में आ जाएगी।
और देखिए अब इसको जो है वो सॉल्व करना थोड़ा आसान है, बजाय हम उसको सॉल्व करते पुराने तरीके से। देखिए कैसे अब ये सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा इसकी इससे, तो x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। या और कहीं अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो उसके बाद वो नंबर आ जाएगा यहाँ। दूसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 7/10z इज इक्वल टू 3/10। ये दूसरी मतलब मल्टीप्लाई करके मैंने इक्वल भी कर दिया है, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स बनेगी सिंगल, उसके एलिमेंट बराबर कर दिए। और तीसरे से आएगा आपका 1/230z इज इक्वल टू 1/230। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आपका ये कैंसिल, z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। z1 यहाँ रखेंगे तो y निकल आएगा, और x z और y यहाँ रख देंगे आप तो आपका x निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कैंसिल कर देते वहाँ पे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आकाश और अंकित वगैरह कह रहे थे ना कि इस रो में इसको भी 1 1 कर दें, तो ठीक है 1 1 कर देते आप तो वो चीज़ यहाँ पे और आसान हो जाता। उससे और इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये मतलब इसीलिए मैंने उसे वहाँ मैं नहीं किया मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ तक ये निकल आए, इसके बाद छोड़ दीजिए, ये घर पे करिएगा, ये कोई वो करने वाली चीज़ नहीं है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपका। x इक्वल टू 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, z इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ये सॉल्यूशन है इसका। आप जो है दोबारा से इस क्वेश्चन को देख के ये समझिए कि किस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रही है, किस तरह से उसकी रैंक निकाली जा रही है, रैंक टेस्टिंग से कैसे आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, उसके बाद कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये चेक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ax इक्वल टू b का नया फॉर्मेट बना के, जैसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो स्केलर वैल्यूज़ थी इनकी नए जो फॉर्मेट यहाँ से निकल के आया सीधे वो रखा और सॉल्व करके देखिए तुरंत हो गया। तो ये मेथड जो इक्वेशन सॉल्व करने का है, ये आपका जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड थे या फिर इन्वर्स वगैरह निकाल के या इस तरह की चीज़ें थी, उन सब से जो है वो सबसे अच्छा मेथड, सबसे शॉर्ट मेथड ये आया आपका। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, इकोलन मेथड हालांकि हमारे पास डिटेल में नहीं है। इकोलन मेथड दो टाइप, इकोलन फॉर्म दो टाइप की होती है, रो इकोलन मैट्रिक्स और कॉलम इकोलन मैट्रिक्स। हमारे पास जो समझाई गई है हमें रो इकोलन मैट्रिक्स समझाई गई है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑपरेशंस रोज़ पे ही होंगे, कॉलम पे मत कर दीजिएगा कभी। ये चीज़ कहीं लिखी नहीं है लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस बात का। इकोलन फॉर्म बनाने के लिए कभी भी ऑपरेशंस जो हैं कॉलम पे मत करिएगा कि जैसे आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से ये इंटरचेंज कर दो, हमेशा रो पे चलता है ये। अगला क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो कि निम्न समीकरण निकाय, सिद्ध करो कि निम्न समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 1, 3x प्लस y माइनस z इक्वल टू 2, x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल टू 1 संगत हैं, संगत हैं, फुल स्टॉप। इनका हल भी ज्ञात करो, इनका हल भी ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पिछले से इसे कंपेयर करें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है। पिछला वाले क्वेश्चन में भी यही कह रहे थे सिद्ध करो कि संगत है और सॉल्यूशन निकालो, यहाँ भी सिद्ध करो कि संगत है और सॉल्यूशन निकालो, लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में आप अपने आप करिएगा, हम सीधे ऑगमेंटेड लिख रहे हैं, वो सब डिटेलिंग अब आप पिछले क्वेश्चन से देख के कर लीजिएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो इज इक्वल टू है 2 माइनस 3 5 1, 3 1 माइनस 1 2, 1 4 माइनस 6 1। कौन कौन से ऑपरेशंस करेंगे आप? पहला तो वही कर दीजिए, R1 को R3 और R1 को चेंज कर दीजिए, तो ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। फिर इनमें से डबल उसका ट्रिपल करके जो भी है वो R2 और R3 को चेंज कर दीजिएगा। R3 R2 टेंस टू R1 माइनस करके R2 माइनस R3 माइनस, और डबल ट्रिपल जो भी करना पड़े R1 का वो देख लीजिएगा, वो करके इसको ज़रा इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करिए।
ये तुम्हारा चेंज होके ऐसा आना चाहिए मुझे लग रहा है 1 4 -6 कॉलन 1 और 0 1 0 1 -17/11 1/11 और फिर उसके बाद 0 0 ये ज़रा इस तरह से आ रही है ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होके जब ऑपरेशंस कर रहे हैं। पता एक ही रैंक निकालें तो क्या 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। सिंस ए हैज़ 2 नॉन ज़ीरो रोज़ तो रो ऑफ ए इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद ए कॉलन बी कर लीजिए, इसमें भी क्या है हैज़, देखिए 0 है ना तो 2, उसको टोटल भी देखेंगे तब भी 2 ही रो, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ तो रो ए कॉलन बी ये भी आपका जो है वो 2 ही आया। तो सिंस रो ए इक्वल टू रो ए कॉलन बी है इक्वल टू 2 हैंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देखिए इक्वलन फॉर्म चेंज करना वो मेरा एम नहीं है समझाना, मेरा मतलब है उससे जो आप आगे टॉपिक बढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट्स क्या हैं वो क्लियर करिए। अब कंसिस्टेंट तो हो गया है 2 2, लेकिन आप देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं x y z। तो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे वी सी दैट n इक्वल टू 3, ये आपकी फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। तो रो ए इक्वल टू रो ए बी तो है बट लेस देन रैंक जो है 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं। कोई एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि रैंक अगर n की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मतलब n की वैल्यू ही कम हो जाए, जैसे रो कम हो रहा है ना ऐसे ही n कम हो जाए, तो देखिए n कम नहीं हो सकता, जितने ऑर्डर का ये आप बनाओगे उतने ही उसकी तो मैट्रिक्स बनेगी जा करके। तो इसलिए जब ओरिजिनेशन वहीं से हो रहा है तो उसमें आप कम ही कर सकते हो, रोज़ कम ही हो सकती हैं और ज़्यादा ज़्यादा उतनी ही रहेंगी। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि इससे उल्टा कहीं आ जाए आपका कि रैंक ज़्यादा आ जाए। तो लेस देन 3 है, रो ए कॉलन बी लेस देन 3 है, हैंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो रैंक टेस्ट करके हमने ये भी बता दिया कि सिस्टम जो है हमारा उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट तो है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सर ब्रैकेट के नीचे बोल दीजिए प्लीज़, दिख नहीं रहा है। ब्रैकेट के नीचे ये चीज़ ये है सिंस ए हैज़ 2 नॉन ज़ीरो रोज़, सिंस ए हैज़ 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। अच्छा, सिंस ए कॉलन बी हैज़ 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैंस रैंक ऑफ ए कॉलन बी 2। उसके बाद सिंस शिवम तुम बाकी लोगों को दिख रहा है क्या बोर्ड पे? तुमने कहीं ऐसा तो नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन क्या बोलते हैं उसका, स्क्रीन का वो कर रखा हो क्वालिटी कम, स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो 480p पे सेलेक्ट करो, फिर देखो क्या होता है। शायद तुम्हारा इस वजह से ना दिख रहा हो, या मैंने छोटा भी लिख रखा है, कुछ काफ़ी सारा लिखना था ना तो इसलिए छोटा दिख रहा है। ये शिवम इसका मतलब तुम्हारी क्वालिटी थोड़ा सा कम है, तुम वीडियो में देखो, ये जैसे वीडियो चल रहा होगा तो यहाँ पे 3 डॉट्स बने होंगे, इनको क्लिक करके वहाँ से 480p का रेजोल्यूशन सेट करो तब दिख जाएगा।
वहाँ से देख लेना या फिर वीडियो दोबारा प्ले करके देख लेना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर हमें मिल गया है, पता लग गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो आप इसको न्यू फॉर्म में लिखें। अब ax इक्वल टू बी के न्यू फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 1। उसके बाद y माइनस 17/11 z इक्वल टू 1/11 और बाकी ख़त्म। दो ही इक्वेशन बनी मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे अब वैसे भी देखिए, अब पुराना नॉलेज देखिए, आपको पहले क्या पता था, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस 2, तो ये सिस्टम सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इसमें से क्या करते हैं हम, एक को कुछ अपने आप से मान लीजिए, ठीक है ना, एक वैल्यू को अपने आप से नाम दे दीजिए कि z इक्वल टू, मान लिया सपोज करिए कुछ मान लेते हैं, तो लेट z इज इक्वल टू k। तो z इज इक्वल टू k पे यहाँ रख के y निकाल दीजिए, ये फर्स्ट है, सेकंड है, सब्सटीट्यूटिंग इन सेकंड, तो y माइनस 17/11 k इक्वल टू 1/11। तो यहाँ से y इज इक्वल टू k में एक आंसर आ जाएगा। और उसके बाद y और z को फर्स्ट में रख लीजिएगा, सब्सटीट्यूटिंग y एंड z इन फर्स्ट। तो उस केस में होगा जा कर के x इक्वल टू यहाँ से वो भी k की फॉर्म में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k। निकालिए, y आ रहा है आपका 17k प्लस 1/11 और x आ रहा है आपका 7 माइनस 2k/11। तो अब आप एक एक वैल्यू लिख दीजिए। हेंस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज x इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू 17k प्लस 1/11 एंड z इज इक्वल टू k। और बता दीजिए कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k, भाई आप k को कितना मान लीजिए, k को 1 मान लीजिए, तो 1 के बेस पे y डिफाइन हो जाएगा, x डिफाइन हो जाएगा, तो एक सेट आ जाएगा। फिर k की वैल्यू 2 मान लीजिए, तो उसके हिसाब से y और x निकल आएंगे। k की वैल्यू 3 मान लीजिए, तो उसके हिसाब से x और y निकल आएंगे, क्योंकि उनमें तो k है ना सब। तो कहने का मतलब है आप k की डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर के आप डिफरेंट सेट्स पॉसिबल निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका कह रहे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब आप जो k पुट कर दो उस हिसाब से सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k वी कैन ऑब्टेन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस सॉल्व कैसे होता है वो तरीका मुझे दिखाना था आपको, इसलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध करो कि निम्न समीकरण, ये छोटा क्वेश्चन है क्योंकि ये नो सॉल्यूशन पे करा रहा हूँ ना, तो नो सॉल्यूशन का मतलब आपको आगे का काम तो करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। सिद्ध करो कि निम्न निकाय समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 28 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। इंग्लिश वाले लिख लें, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो देखिए आप इसे अपने आप वो कोफिशिएंट फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिएगा, ax इक्वल टू बी फॉर्मेट में जो भी है। मैं सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक टेस्ट कर रहा हूँ। तो a कॉलन b इज इक्वल टू होगा जा करके 1 1 1 कोलन 6, 3 1 माइनस 2 कोलन 12, 2 4 7 कोलन 28। अब रैंक टेस्ट के लिए क्या इक्वलन फॉर्म में चेंज करना है। देखिए बहुत अच्छी बात है, 1 ऊपर ही लिख रखा है, नीचे होता तो हम ऊपर भेजते, ऊपर ही लिखा है, बहुत अच्छी बात। इसमें से क्या करेंगे, अब सबको पता है, मुझे लगता है बार बार इसको डिस्कस करने में अब बिल्कुल एकदम दिमाग में घुस रहा होगा। इसमें से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R2 में से R1 का 3 टाइम्स और इसमें से R1 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करिए, देखिए क्या आता है। ये 0 0 तो कम से कम बन ही जाएंगे।
और फिर देखिए 1 1 ये है ही, अच्छा ये चेंज हो जाएगा कुछ, ठीक है कुछ और बनेगा शायद। पहले आप चलिए ये 2 काम करिए, ये काम करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 6 वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद 0 नहीं 0 -2 -5 0 -2 -5 कोलन -6 एंड थर्ड वाली रो बन रही है 0 2 5 कोलन -4। अब देखिए इसको ज़ीरो करना है मुझे, तो इसको ज़ीरो करना है तो उस केस में क्या करेंगे, R3 में R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2 केवल ऐड कर दीजिए आप, ज़ीरो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 में 0 का 0 जोड़ा तो कुछ नहीं, 2 में -2 जोड़ा तो 0, 5 में -5 0 0 और -4 में -6 ऐड किया तो -4 में -6 ऐड किया तो -10 आएगा, -10। जब ये आ जाए तब देखिए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन ए इज़ इक्वल टू कितनी है, इतने में देखिए नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 1 2, हेंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 है। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन ए कॉलन बी, ए कॉलन पूरा देखिए, तो पहली रो दूसरी रो तीसरे में भी देखिए -10 फंस गया यहाँ पे, तो -10 फंस गया तो इसका मतलब रैंक इसकी कितनी हुई, 3। तो अब हम लिख देंगे सिंस, तो रैंक ऑफ ए कॉलन बी आपकी आ गई कितनी, 3। तो 2 3 डिफरेंट रैंक है। सिंस रो ऑफ ए नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए कॉलन बी, सारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। और हेंस सिस्टम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। उम्मीद है अब आपको पूरी मतलब बाल की खाल निकाल के समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से होनी है यहाँ पे, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को फिर सॉल्व किस तरह से करना है। तो मैंने तीनों केस ले लिए। इनकंसिस्टेंसी, ये इनका असंगत है, इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे और यूनिक सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे केसेस हमने देख लिए। 3 न्यूमेरिकल ये करने मिनिमम ज़रूरी थे हमारे लिए, तब जा कर के पूरे कंसेप्ट डेवलप हो पाएंगे। तो ये वीडियो हमारा आज के लिए एंड होता है, तो ये वीडियो मैं यहीं बंद करता हूँ। धन्यवाद।